हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तनता एजुकेशन हब पर। जैसे इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, फिर हम लोगों ने देखा था कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है। तो विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग का मेल जब स्वर या व्यंजन से होता है और विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग का मेल जब स्वर या व्यंजन से हो तो विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं जो आपके जिससे संबंधित प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो नियम कौन कौन से देखते हैं। पहला नियम जो है विसर्ग संधि का वो है यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो। जैसे आपके दो शब्द दिए गए थे, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण हो वो विसर्ग हो और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण हो वो चा या छा दिया गया हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। मतलब विसर्ग के स्थान पर जब आप संधि बनाएंगे तो वो विसर्ग जो है परिवर्तित हो जाएगा शा में। किस प्रकार से? जैसे उदाहरण दिया गया नी धन चल, नी धन चल, यहाँ पे विसर्ग दिया गया है, उसके आगे जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है? चा या छा दिया गया हो तो जब हम संधि बनाएंगे इसकी तो विसर्ग का जो परिवर्तन होगा वो शा में हो जाएगा। कैसे? तो इसकी संधि क्या बन जाएगी? निश्छल। इसी में दूसरी चीज है कि यदि विसर्ग के बाद टा या ठा व्यंजन हो, यदि विसर्ग के बाद टा या ठा व्यंजन हो तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? तो विसर्ग का परिवर्तन जो होगा वो षटकोण वाले शा में हो जाएगा। किस प्रकार से? जैसे दिया गया है नी धन ठुर, तो जब हम इसकी संधि बनाएंगे तो हो जाएगा निष्ठुर। क्या हो जाएगा? विसर्ग हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा शा, षटकोण वाला शा। ठीक है। इसी के में तीसरी जो चीज कही जाती है कि यदि विसर्ग के बाद ता या था व्यंजन हो, यदि विसर्ग के बाद ता या था व्यंजन दिया गया हो तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? सा में। तो विसर्ग का परिवर्तन हम किस में कर देंगे? सा में। जैसा जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण विसर्ग दिया गया है, उसके बाद में ता या था व्यंजन आ रहा हो तो हम ता या था को तो वैसे का वैसा ही रहने देंगे और विसर्ग जो है उसमें परिवर्तन किसका कर देंगे? सा का। विसर्ग हटा के सा लगा देंगे। तो उदाहरण दिया गया नी धन तार, तो यहाँ पर जो विसर्ग दिया गया है उसका परिवर्तन हो जाएगा किसमें? सा में। तो हो जाएगा इसका संधि बनेगी निस्तार। आप लोग समझ गए होंगे पहला नियम। दूसरा नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद, जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, विसर्ग के बाद या विसर्ग के बाद जो है आगे रा व्यंजन हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण रा हो, मतलब विसर्ग के बाद रा व्यंजन आएगा तो विसर्ग का लोप कर देते हैं। तो जब हम संधि बनाएंगे तो विसर्ग का हम लोग लोप कर देंगे। लोप का मतलब है विसर्ग को हम लोग हटा देंगे और क्या हो जाएगा? विसर्ग के पहले का जो हस्त स्वर है, मतलब जैसे छोटी ई दिया गया हो, मात्रा लगी हो, या छोटा आ हो या छोटे आ को बड़े आ में और छोटी ई को बड़ी ई में जैसे दिया गया है, विसर्ग के पहले हस्त स्वर का हम दीर्घ कर देते हैं, दीर्घ बना देते हैं। कैसे? जैसे नी धन रोग दिया गया है, नी धन रोग, तो यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग के पहले क्या है? छोटी ई की मात्रा। विसर्ग के पहले क्या है? छोटी ई की मात्रा। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसका जब संधि बनाएंगे तो यहाँ पर जो नी है उसका क्या हो जाएगा? नी का नी कर देंगे, मतलब बड़ी की मात्रा लगा देंगे और विसर्ग को हम लोग हटा देंगे। किस प्रकार से? यदि क्या नियम कहता है? यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन दिया गया होगा तो हम विसर्ग का लोप कर देते हैं और विसर्ग के पहले का जो हर्ष स्वर है उसका दीर्घ हो जाता है, मतलब उसको हम लोग दीर्घ बना देंगे। किस प्रकार से? जैसे नी धन रोग दिया गया है तो विसर्ग, जब हम इसकी संधि बनाएंगे तो विसर्ग हट जाएगा और यहाँ पर जो छोटी ई की मात्रा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? बड़ी ई में। यहाँ पे जैसे दिया गया हर्ष स्वर दीर्घ हो जाता है, मतलब जो छोटी ई है वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। दूसरा उदाहरण दिया गया है नी धन रस, जो दूसरा उदाहरण है नी धन रस, तो यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगी। जैसे विसर्ग को हम लोग जब इसका संधि बनाएंगे तो विसर्ग हट जाएगा आपका और जो छोटी ई है वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। क्या बन जाएगा? नीरस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका जो तीसरा नियम है विसर्ग संधि का वो क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग दिया गया हो, उसके बाद
जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण का, खा या पा, फा व्यंजन हो तो क्या होगा, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे का तैसा उसको लिख देंगे। किस प्रकार से, उदाहरण से समझिए। रजा धन कर्ण, रजा धन कर्ण में क्या हो जाएगा, जब हम इसकी संधि बनाएंगे तो विसर्ग का हम लोग लोप नहीं करेंगे, विसर्ग को नहीं हटाएंगे, विसर्ग को वैसा का वैसा लिख देंगे, तो बन जाएगा रजा कर्ण। क्या बन जाएगा, रजा कर्ण। दूसरा है पय धन पान, पय धन पान, दूसरा व्यंजन क्या दिया गया है, पा। यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद में कौन सा व्यंजन आ रहा है, का। जैसा आपके दिया गया है का या खा व्यंजन आएगा तो विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पया धन पान दिया गया है तो विसर्ग के बाद में कौन सा व्यंजन आ रहा है, पा। जैसा यहाँ पे दिया गया है कि विसर्ग में फिर परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे, वैसे का वैसा लिख देंगे। तो संधि क्या बन जाएगी इसकी, पया पान। ठीक। तीसरा है जो है प्रातः धन काल, प्रातः धन काल का जब हम संधि बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, प्रातः काल। क्यों, विसर्ग हम नहीं हटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर विसर्ग के बाद में का, खा या पा, फा व्यंजन आएगा तो विसर्ग वैसे का वैसा लिख दिया जाएगा। फिर है जो इसका चौथा नियम है वो है ओ का नियम। ओ का नियम कहता है किसी शब्द में ओ लगा होगा तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ओ को हम लोग विसर्ग में बदलेंगे। किस प्रकार से, जैसे मनोदशा, मनोदशा दिया गया है, अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ओ को हम लोग क्या कर देंगे, विसर्ग में बदल देंगे, तो हो जाएगा मना धन दशा। फिर है मनोरथ, मनोरथ में ओ है यहाँ पर, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ओ को हम लोग क्या कर देंगे, मना धन रथ। क्या कर देंगे, मना धन रथ। ओ का नियम क्या कहता है, किसी शब्द में अगर ओ आ रहा है तो ओ को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ओ को हम लोग विसर्ग में बदलेंगे। ये है उसका चौथा नियम। फिर जो इसका पांचवा नियम है वो है रा का नियम। रा का नियम क्या कहता है कि किसी शब्द में रा लगा हो तो उसको हम लोग विसर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं, विसर्ग में। उदाहरण जैसे निर्बल लिखा है, निर्बल की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, निधन बल। क्यों, रा को हम लोग किस में परिवर्तित कर रहे हैं, विसर्ग में, निधन बल। फिर दिया गया आशीर्वाद, तो इसको जब हम संधि बनाएंगे, संधि विच्छेद इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा, आशीर्धनवाद। यहाँ का जो रा है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, विसर्ग संधि, तो विसर्ग में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये हो गई आपके विसर्ग संधियाँ। जो आपके एग्जाम में जो इसके उदाहरण है वही पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन है वो स्वर संधि से पूछे जाते हैं। अब स्वर संधि को हम लोग याद कैसे रखें, उसकी शॉर्ट ट्रिक है वो हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए आप लोग। आइए चलिए देखते हैं कि स्वर संधि को पहचानने का आसान तरीका क्या है। स्वर संधि क्या होती है, जब स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों के साथ में होता है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब इसे पहचानेंगे कैसे, पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि निम्न उदाहरण में कौन सी संधि है, तो आपको बताना होगा। तो कैसे पहचानेंगे, दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का तरीका है कि किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आपको दिख जाए। किसी शब्द के अगर बीच में आपको बड़ी मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। उदाहरण जैसे हिमालय, तो हिमालय में जो माँ है बीचों बीच में बड़े आ की मात्रा दिख रही है, हरीश में बड़ी ई की मात्रा दिख रही है और वधुत्सव में बड़े ऊ की मात्रा आपको दिख रही, तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। फिर है गुण स्वर संधि को पहचानेंगे कैसे, किसी शब्द के बीचों बीच में ए की मात्रा और औ की मात्रा, अर्थात एक मात्रा, किसी शब्द के बीच में एक मात्रा आपको दिख जाए तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे सुरेंद्र दिया गया है तो आपको कौन सी मात्रा दिख रही, एक की मात्रा दिख रही है, एक। और महोत्सव में कितनी मात्रा, एक मात्रा, तो कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। महर्षि, अगर आपको अर दिख जाए, जैसे कि अगर आपको री अर का उच्चारण या ध्वनि सुनाई दे तो वहां पर भी कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, गुण स्वर संधि। कौन कौन सी मात्रा है अगर आपको दिख जाए, एक ही मात्रा, ओ की मात्रा या ऋषि की अर जो सुनाई दे जाए आपको किसी संधि में तो हो जाएगी आपकी गुण स्वर संधि। फिर है वृद्धि स्वर संधि, कैसे पहचानेंगे, वृद्धि का अर्थ है वृद्धि, मात्राओं में वृद्धि कर दो, तो वहां पर कौन सी हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि। कैसे, किसी शब्द के बीचों बीच में ए की मात्रा मतलब 2 मात्राएं, औ की मात्रा 2 मात्राएं दिख जाएं आपको, किसी शब्द के बीच में 2 मात्राएं दिख जाएं तो कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि। उदाहरण से राजेश्वर,
में 2 मात्राएं दिख रही हैं तो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। परमौषध, परमौषध में कौन सी संधि? वृद्धि संधि। फिर है यण संधि। यण संधि कैसे पहचानेंगे? आधा अक्षर किसी शब्द में आधा अक्षर के बाद में या वा रा आए, किसी शब्द में आधे अक्षर के बाद में या वा रा आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। उदाहरण समझ लीजिए, इत्यादि। इत्यादि में आधा ता है, उसके बाद में या आ रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। स्वागत में आधा सा है, फिर वा आ रहा है तो कौन सी संधि? यण संधि। पित्राज्ञा, यहाँ पर जो ता है वो आधा है और जो रा है वो पूरा है तो यहाँ पर भी कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। यहाँ पर इसको जो है अगर आपको याला त्रा दिख जाए तो भी आप समझ सकते हैं ये कौन सी संधि? यण संधि। फिर 5वीं जो संधि है स्वर संधि की, अयादि स्वर संधि। इसको कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले इसको पहचानने का एक तरीका है कि 3 अक्षर की होती है। ज़्यादातर जो संधि इसमें आती है वो 3 अक्षर की होती है। और ये क्या होता है? किसी शब्द के बीच में आपको या और वा आए, किसी शब्द के बीच में या वा दिख जाए, उससे पहले पूरा अक्षर हो, या वा से पहले पूरा अक्षर हो। जैसे यण संधि में आपने देखा था या वा रा से पहले आधा अक्षर हो। अयादि संधि में है या वा से पहले पूरा अक्षर हो और 3 अक्षर की होती है तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी अयादि स्वर संधि। उदाहरण समझ लीजिए, नयन। नयन में या है, उससे पहले पूरा अक्षर है, ठीक है। पवन, पवन में या है, पवन में वा है और उससे पहले पूरा अक्षर है। नायक, नायक में या है, उससे पहले भी पूरा अक्षर है। और पावक, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। अब मुझे लगता है कि आपको ये स्वर संधि पहचान आप लोग गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने इससे पहले की जो वीडियो है उनको नहीं देखा है तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।